नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया साल कहां करेगा कमाल, हम आज बात करने वाले हैं खास तौर पर नए साल में कहां पर बनेगा पैसा। डेट में निवेश कैसा हो, इक्विटी में कैसे बनेगा पैसा, रियल एस्टेट गोल्ड का क्या रह सकता है हाल। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जो खास मेहमान है, परिचय सबसे पहले करा दे। जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री, विजय जी का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे 2022 में कहां है कमाई के मौके, डेट में निवेश का क्या है सही तरीका, इक्विटी में कहां निवेश से होगा फायदा, और साल 2022 में गोल्ड और रियल एस्टेट पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। तो विजय जी, यही समझना चाहते हैं कि अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं। साल 2021 हम में से कई लोगों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, सीखा भी काफ़ी कुछ है। लेकिन अब जब हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही रहता है, निवेशकों के मन में यही रहता है कि कहां बनेगा पैसा, 2022 कैसा रह सकता है। 2020 और 21 इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। डेट में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं 2021 के अंदर, गोल्ड में ख़राब रिटर्न रहा है। हमारा ये मानना है कि आने वाला समय इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा, इसके बारे में हम ढंग से चर्चा करेंगे, 2-4 पॉइंटर्स लेके। लेकिन डेट में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम कोशिश करें डेट लेने की, तो जैसे 2021 के बिगिनिंग में हमने कहा कि इस साल आप लंबा समय का डेट, लॉन्ग टर्म एफडी, लॉन्ग टर्म एनसीडी, लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट में पैसा नहीं डालें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा इकोनॉमी के अंदर। और अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में एक साल में काफ़ी ऊपर चला गया, 1 से 1.5% के आसपास मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है। तो इस बाज़ार में डेट में बड़ा पैसा नहीं बनेगा, आपको शॉर्ट एंड डेट में रहना है। 1 महीना 3 महीना के ऊपर के काम आपको नहीं करना है डेट के अंदर। यहाँ तो डेट की बात हो गई। दूसरा हम लेते हैं कि गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमको लगता है कि 2020 गोल्ड के लिए अच्छा रहा, 2021 गोल्ड के लिए ख़राब रहा। हमको लगता है कि गोल्ड एक ऐसी एसेट कैटेगरी है जिसको सब लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं कि भाई पहले गोल्ड में डिमांड क्यों होती थी कि करेंसी प्रिंट कर रही है वेरियस गवर्नमेंट, वेरियस बैंक, उसका बैकिंग नहीं है, तो गोल्ड विल डू वेरी वेल इन इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। लेकिन अभी करेंसी प्रिंट भी हुई लेकिन इतना बड़ा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, तो गोल्ड का प्राइसेस नहीं बढ़ा। लेकिन हमको लगता है कि गोल्ड अभी सही टाइम है आपको धीरे धीरे गोल्ड में अपना एक्सपोजर बढ़ाने का। इक्विटी के अंदर हमारा मानना है कि इक्विटी में बहुत अच्छा पैसा अभी बन गया है। ऐसा नहीं कि इक्विटी बाजार खराब रहेगा, लेकिन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी आपको मॉडरेट करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक ओपनिंग रिमार्क है 2022 के अंदर क्या होगा, और प्रोग्राम में हम बाकी चीज़ों को और बारीकी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी, तो विजय सर, आपने क्योंकि डेट से शुरुआत की और कुल मिलाकर आपके इस जो आने वाला साल है 2022 के आउटलुक से हम समझ पाए हैं कि ये कुल मिलाकर पूंजी इकट्ठा करने का साल रहने वाला है 2022, मतलब कंसोलिडेशन का एक साल। अब डेट में आपने बोला कि अभी क्योंकि हम एक लो इंटरेस्ट दौर से गुजर रहे हैं, पिछले काफी समय से, पिछले 9 बार से जो इंटरेस्ट रेट हैं वो जस की तस बरकरार रखी गई है आरबीआई की तरफ से। आप कह रहे हैं आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है, तो ऐसे में डेट में आपने बोला कि लंबी अवधि का निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन डेट में कहां निवेश करना चाहिए, ऐसे कौन सी कैटेगरीज है जहां पर डेट में बनेगा पैसा। देखिए, जैसे आप लोन लेते हो तो आप 80% के ऊपर लोन फ्लोटिंग रेट लोन है। आपने कार का लोन लिया, आपने घर का लोन लिया, आपने बिजनेस का लोन लिया, तो फ्लोटिंग रेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, वो उसका इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आपके लोन के ऊपर आप फ्लोटिंग और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इसका मतलब आपको ज़्यादा मार पड़ रही है। लेकिन उसका अल्टरनेट है डेट इंस्ट्रूमेंट भी, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां भी फ्लोटिंग डेट फंड है,
और फ्लोटिंग डेट फंड क्या होता है कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं कि जहां इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेडिशनल डेट फंड के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो कम रिटर्न छूटता है, नुकसान भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट के अंदर जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो वो सिक्योरिटी जो उसको होल्ड करते हैं वो रीप्राइज हो जाती है हायर रेट पे, तो आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको फ्लोटिंग रेट फंड, काफ़ी म्यूचुअल फंड के हैं, वो एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि जो आप लोन में फ्लोटिंग पे आपकी मार पड़ रही है उसका बिल्कुल रिवर्स आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये आपको एग्जामिन करना चाहिए। दूसरा, उन डेट प्रोडक्ट में पैसा रखना चाहिए कि जो कम मैच्योरिटी को हो, क्योंकि रीप्राइजिंग फास्ट हो जाती है। आज बैंक की सीपी एक साल पहले सपोज 3.5% थी, आज 4.5% होगी बैंक की सीडी या सीपी। तो अगर आपने एक साल की सीपी ले ली तो 3.5 के ऊपर ही बैठे रहे आप। लेकिन अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन की ली, 3 महीने बाद वो सीपी 375 होगी, आपने 375 पे री इन्वेस्ट कर दिया, अगले 3 महीने बाद 4% होगी, 4.25 होगी, 4.5 होगी, तो आपको लोअर ड्यूरेशन पे रहना है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फ्लोटिंग रेट फंड, डेट म्यूचुअल फंड के आपको एग्जामिन करने हैं। और इक्विटी आर्बिट्राज फंड वो सबसे सेफ ऑप्शन है आज की तारीख में, क्योंकि उसका एवरेज मैच्योरिटी 45 डेज होता है। तो आज अगर आपने पैसा डाला और इकोनॉमी के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर वो उसका रिटर्न देगा, लेकिन 45 दिन बाद अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के ऊपर गया तो आपका री इन्वेस्टमेंट उस हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा। तो फ्लोटिंग रेट का आप एक साल पहले का रिटर्न देखें तो 3-3.25% के आसपास था, अभी वो करीब करीब 4% टैक्स फ्री आपके हाथ में आ रहा है। तो आपको अगर डेट म्यूचुअल फंड में सेफ ऑप्शन चाहिए तो आपको लोअर ड्यूरेशन वाले फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, फ्लोटिंग रेट फंड और इक्विटी आर्बिट्राज फंड में ही पैसा डालना है और कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। ये बाजार ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस रिटर्न के लिए चेस करें। आज की तारीख में आपको डेट ऐसा समझना है कि ये मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन का पैसा है, रिटर्न मुझे इक्विटी से आ रहा। आप डेट में रिटर्न चेस ना करें। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को डेट में रिटर्न चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है और वो एंड अप इन्वेस्टिंग इन कंपनीज और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां उनका डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये बात इन्वेस्टर बहुत ध्यान में रखें। लंबे डेट फंड में पैसा नहीं डालें, शॉर्ट ड्यूरेशन में रहें, इक्विटी आर्बिट्राज में रहें और डेट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करें, रिटर्न की तलाश कम करें, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, तो कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देने की सलाह विजय मंत्री जी की, और लंबी अवधि में डेट में निवेश करने से बचना अभी आपको चाहिए, जैसा विजय जी ने भी बताया। मतलब जो लंबी अवधि के एफडीज होती हैं, लंबी अवधि के बॉन्ड हैं, एनसीडीज हैं, पीएसयू बॉन्ड है, सरकारी सिक्योरिटीज, उसमें फिलहाल आप निवेश करने से बच सकते हैं। ऐसा 2022 के लिए सलाह है विजय जी की। डेट कैटेगरी में हमने ये चर्चा की। अब हम इक्विटी की तरफ आते हैं, और इक्विटी में निवेश स्ट्रैटेजी 2022 के लिए क्या हो सकती है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में आपने जैसा बताया कि हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए, इक्विटी के लिए साल अच्छे रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव हमने काफी देखा है विजय सर। तो 2022 में हम क्या स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं इक्विटी के लिए? सबसे पहले तो अपना डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखें, और अच्छा पैसा बन गया, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी देखा कि एक आम इन्वेस्टर एक करंट जो फेड है, फैशनेबल है प्रोडक्ट, उसको चेस करता है। तो आपने स्पेशलिटी केमिकल ले लिया, ये सब ले लिया, लेकिन वहाँ 30 से 40%, 50%, 60% वैल्यू डिस्ट्रक्ट इन्वेस्टर का हो चुका है। तो ये बाज़ार ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाएं, क्योंकि बाज़ार बहुत वोलेटाइल रहने वाला है 2022 के अंदर। तो जो आपका डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसको री एग्जामिन करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडर नहीं है तो आप उससे बाहर निकलें और पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालें। पहला तो ये। दूसरा, म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी जो अभी तक इतने अच्छे आए हैं, आने वाले पीरियड में इतने अच्छे नहीं आएंगे। 8 से 12% के आसपास मेरे हिसाब से आपको उम्मीद करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न की। इस बाजार में पैसा इस तरह डाले कि बाजार वोलेटाइल रहेगा, इकोनॉमी बहुत अच्छे दौर से गुजरने वाली है, लेकिन ये जैसे आम आदमी को पता है वैसे ही ये बाजार के जो एक्सपर्ट है उनको भी पता है। तो ये सब चीज़ें प्राइस में आ चुकी है कि इकोनॉमी रिकवरी होगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन ये सब चीज़ें सबको मालूम है, तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर आ गई है। तो यहाँ अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ किसी भी कारण से,
तो बाजार वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये बाजार ऐसा है कि जब बाजार गिरे, जिस दिन गिरे उस दिन आपको पैसा बाजार में डालना है और अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाना है कि 12% रिटर्न टारगेट करो। 12% के ऊपर आपका रिटर्न छूट रहा है तो जो भी 12% के ऊपर रिटर्न छूट रहा है वो पैसा आप बाजार से रेगुलरली निकालते रहें, और जब रिटर्न नीचे आ जाए, 12% के नीचे आ जाए, तब जो पैसा आपने निकाला है वो साइड में पैसे को वापस आप इक्विटी में, मार्केट गिरे तब रेगुलर आप उसको करते रहो। ये मार्केट अगला 1 साल अगर आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे तो मेरे को लगता आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये बाय एंड होल्ड और बैठ के रहने वाला बाजार नहीं है। आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ध्यान से देखना है। जो 2021 के अंदर 20-21 में जो हो गया बड़ा काम, वो नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल। और क्यों बता रहा हूं आपको, मैं खाली एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं कि पिछले 1 साल पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में कोटक, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में कोटक बैंक का रिटर्न नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक का रिटर्न फ्लैट है। सबसे अच्छा रिटर्न एसबीआई ने दिया 60% के ऊपर, आईसीआईसीआई ने 30% के ऊपर दिया। लेकिन 1 साल पहले अगर आप किससे पूछते तो लोग बोलते हैं आप कोटक में डालो, एचडीएफसी में डालो, लेकिन कहानी एकदम अलग हुई है। तो करंट ट्रेंड देख के पैसा नहीं डालें। बिल्कुल सर। और मुनाफे वाले सेक्टर कौन से हो सकते हैं साल 2022 की, क्योंकि हर एक साल का एक सेक्टर या एक थीम होती है, और ये समझना जरूरी कि इक्विटी में ना सिर्फ मुनाफे के सेक्टर बल्कि इक्विटी में कहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। इक्विटी में मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चल पड़े हैं, जैसे आईटी बहुत चल पड़ा है, स्पेशलिटी केमिकल बहुत चल पड़ा है, फार्मास्यूटिकल बहुत चल पड़ा है, तो वहाँ मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी रीप्राइजिंग 5-6 साल की हो गई है। वहाँ बड़ा पैसा बन गया है। अभी हमको देखना है कि कौन सा इकोनॉमी का सेक्टर पार्टिसिपेट ढंग से नहीं किया। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ने ढंग से पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि अभी भी लोगों को एनपीए के ऊपर कंसर्न है। लोगों को ये कंसर्न है कि फिनटेक कंपनी आने की वजह से बैंकिंग कंपनीज के मुनाफे पे असर आएगा। डेफिनेटली असर आएगा, लेकिन वो बैंकिंग इंडस्ट्री का 5 से 10% वाला बिजनेस है। बड़े बिजनेस बैंकिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर 2022 का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। दूसरा सेक्टर, आप पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आप एग्जामिन कर सकते हो। पहली बार 10 साल में हमने देखा कि एलएनटी की जो अर्निंग कॉल थी, सबसे पॉजिटिव, सबसे ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने 10 साल में पहली बार बोला है अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में। और एलएनटी इंडिया में इंफ्रा एंड पावर को बहुत इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एलएनटी के स्टॉक्स में पैसा डालो, मैं कभी भी स्टॉक एडवाइज नहीं करता, लेकिन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मेरे हिसाब से अच्छा चलेगा। वहाँ के जो उसमें जो फंड है आप उनकी तरफ देख सकते हो। और तीसरा, हमारा 2000 बिगनिंग के अंदर कॉल था कि पीएसयू विल डू वेरी वेल। अभी भी पीएसयू का हमारा कॉल बहुत अच्छा है। पीएसयू काफ़ी क्लीन कंपनीज है, इसमें सारी कंपनियां ऑलमोस्ट मोनोपोली सेक्टर के अंदर है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, आपको अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। और ये सेगमेंट है मार्केट का जिसको काफ़ी लोगों ने इग्नोर किया। अभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के पाथ के ऊपर जाने वाली कंटिन्यूस रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप बजट के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट देख सकते हो। तो हमको लगता है 3 बड़े सेक्टर है, पावर एंड इंफ्रा, पीएसयू एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। वहां आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहां ढंग का पैसा बनने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, वक्त एक ब्रेक का हो गया, पर ब्रेक से पहले बहुत ही क्विक सजेशन आपसे, कहां सतर्क रहने की जरूरत है इक्विटी में? इक्विटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को सतर्क रहनी है आईपीओज में। पर्टिकुलरली जो न्यूज टेक कंपनी आ रही है उनके आईपीओ में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन लॉसेस 20-20, 30-30, 40-40, 50% एकदम हो सकते हैं। हमने देखा है ऑलरेडी। उसके अलावा आपको सतर्क रहना है माइक्रो कैप, जो भंगार स्टॉक बोलते हैं ना, जो पेनी स्टॉक्स, आपको इनसे बहुत दूर रहना है। इस मार्केट करेक्शन में वो नहीं टूटे हैं, बट वो बहुत रिस्की खेल है, वो पूरा सट्टा हो जाता है उसके अंदर। तो आपको आईपीओ से, न्यू एज आईपीओ से खासकर आपको माइक्रो कैप से बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
साल कहां करेगा कमाल। हमारे साथ है जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री, उनसे कर रहे हैं चर्चा नए साल में निवेश के और पैसे बनाने के, खासतौर पर कहां पर मौके बनेंगे। अब बात करते हैं गोल्ड की। और विजय जी, हमने देखा कि साल 2020 में अगर पिछले हम 5 सालों के रिटर्न का आंकड़ा देखें तो 2016 से 2020 में सबसे ज्यादा साल 2020 में हमें 28% रिटर्न गोल्ड में देखा। वहीं 2021 में गोल्ड कुछ खास कर नहीं पाया। जो सोने का भाव था वो दिसंबर में गिरकर 48,000 के कुछ ऊपर जाकर ही नीचे आ गया है। तो ये सोने में अब आपको क्या लगता है, 2020 बेहतरीन रहा, 2021 में उतना कुछ खास नहीं कर पाया, 2022 सोने के लिए कैसा रह सकता है? हमको लगता है 2022 तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक लिंडी इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है। लिंडी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, जो असेट हिस्टोरिकल जितने साल चली है वो उतने साल चलेगी। मतलब कोई अगर हज़ारों सालों से चल रहा है तो ओवरनाइट ख़त्म नहीं होने वाला है। तो गोल्ड के दो कारण है कि गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया। एक तो क्या है कि इन्वेस्टर को क्रिप्टो मिल गया अगेंस्ट सेंट्रल बैंक। पहले अगेंस्ट सेंट्रल बैंक गोल्ड होता था कि सेंट्रल बैंक रेकलेसली ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई भी किसी भी अथॉरिटी के बारे में क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है और आपको इमीडिएटली पब्लिसिटी भी मिल जाती है। तो क्रिप्टो अभी वो नया चीज़ हो गया सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में। पहले गोल्ड हुआ करता था। और दूसरा है कि पिछले 1.5-2 सालों में कुछ खास वेडिंग्स हुई नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ल्ड में गोल्ड कंज्यूम होता है उसका कम से कम 25% भारतीय महिलाओं के पास जाता है। लेकिन हमने देखा पिछले 1.5-2 सालों में कुछ खास वेडिंग्स वगैरह हुई नहीं है। अभी दिवाली के आसपास से करीब करीब 25 लाख शादियां हुई है, उसके अंदर थोड़ा गोल्ड का डिमांड गया है। अभी थोड़ा टैपर ऑफ हो गया, वापस आएगा। तो हमको लगता है कि ये सही समय है कि जब भी गोल्ड नीचे जावे आप धीरे धीरे गोल्ड के अंदर एसआईपी करते रहें। गोल्ड पिछले साल का बॉटम परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी रहा है। इस साल भी हो सकता है 2022 में भी बॉटम परफॉर्मिंग रहे, लेकिन ये ग्रेट टाइम है। धीरे धीरे आपको गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सोने में स्टैगर्ड वे में, मतलब धीरे धीरे आपको खरीदारी की सलाह विजय मंत्री जी दे रहे हैं। और ये तरीका आप सोने में खरीदारी का खासतौर पर नए साल में अपना सकते हैं। चलिए, तो सोने में स्ट्रैटेजी की बात हुई, अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर रहा विजय जी जो हमने देखा 2021 में इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। पिछले कुछ समय का आंकड़ा अगर हम देखें 2012 के बाद इनफैक्ट रियल एस्टेट में एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा था। तो एक सुधार के संकेत हम देख पा रहे हैं रियल एस्टेट में? सुधार नहीं है, मल्टी ईयर सुधार है रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट बहुत अच्छा करने वाला है। वॉल्यूम वाइज, प्राइस वाइज इतना बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको मैं कारण बताता हूँ क्या है। भारत में इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं टोटल मिला के। इंडियन आईटी कंपनी के पास 25-30 लाख जॉब्स हैं और हर क्वार्टर 1-1 लाख नए जॉब क्रिएट कर रही है। तो अगर हम इंडियन रेलवे, आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट के बाद देखें तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री की अगर आप अर्निंग कॉल देखो तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ 30% एट्रिशन है। इसका मतलब क्या कि 1/3 आपकी वर्कफोर्स छोड़ के जा रही है, क्योंकि उनको हायर सैलरी मिल रही है। और हायर सैलरी कितनी मिल रही है? 20% नहीं मिल रही है, 50%, 60%, 70% हायर सैलरी पे लोग जा रहे हैं। तो जो इतना बड़ा वर्कफोर्स है उनको इतना पैसा मिल रहा है, वो पैसा अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? कंजम्पशन में जाएगा। लोग घरों को बड़ा बना के खरीदेंगे। दूसरा, अगर आप अक्रॉस बिजनेस देखेंगे, चाहे टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, कोई भी सेरामिक स्टाइल, ऑटो इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस आप देख लो, पिछला 1-1.5 साल सारे बिजनेस को के लिए बहुत अच्छा रहा है। बिजनेसमैन पैसा कमाएगा, अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा, अपना घर अच्छा बनाएगा, तो रियल एस्टेट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन 1-1.5 साल में बड़ा नहीं होगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, रेसिडेंशियल के अंदर सेल्स काफ़ी होगी, लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बड़ा अप्रिसिएशन नहीं होगा। बड़ा गेन अगले 5-10 सालों में आपको कॉमर्शियल में मिलेगा। लेकिन कॉमर्शियल में भी ये नहीं कि आपने दुकान ले ली या मॉल में एक शोरूम ले लिया, उसका काम नहीं होने वाला है। कहाँ बड़ा पैसा बनेगा? जहाँ बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। तो बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ होने वाली है? डेटा सेंटर में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, वेयर हाउसिंग में,
यहां आपको बहुत अच्छा रिटर्न छूटेगा। वहां यहां अभी भी आज की तारीख में रेंटल यील्ड 8-8, 9-9% आपको मिल रहा है। कैपिटल अप्रिसिएशन सेपरेटली है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो बनाना है तो ये सेगमेंट ऑफ द मार्केट आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी दिनों पहले शो किया था स्वाति जी, आपको मालूम है, और मैंने बिगिनिंग ऑफ 2021 के नोट में लिखा था कि रियल एस्टेट विल बी डार्क हॉर्स, मतलब एक छुपा रुस्तम हो सकता है, और वो प्रूव हुआ है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि रियल एस्टेट आने वाले पीरियड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बिल्कुल। और शो के अंत में सर, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें किन किन का योगदान हम देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को सहारा देने का काम कर सकती है। तो हम क्या देख सकते हैं आने वाले समय में, अब खासतौर पर एक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाने के तौर पर? देखिए, इकोनॉमी के अंदर जबरदस्त रिफॉर्म हुए हैं और वो रिफॉर्म काफ़ी डिस्ट्रप्टिव थे। जो एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म था वो खत्म हो गया देश में काफ़ी हद तक। तो आप देखो 2014 से 2020 के पीरियड में निफ्टी का आईपीएस अर्निंग ग्रोथ 1.4% ही रहा, जबकि जीडीपी 12-13% में एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ रही थी। तो एक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेट का इंडिया में हो चुका है। कोई भी देश के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम $2000 के ऊपर जाती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका हमने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया कि ऑयल प्राइजेस पेट्रोल डीजल के दाम ₹100 के ऊपर चले गए, लेकिन आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा इतना बड़ा, इतना हमने कोई प्रोटेस्ट देखे नहीं, क्योंकि ऑयल कंपोनेंट एक बेसिक नीड है, वो आपके टोटल पॉकेट वॉलेट का बहुत कम हिस्सा रह गया, इतना इंपैक्ट नहीं करता क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई। हिंदुस्तान में 11 ऐसे स्टेट हैं जहां ऑलरेडी $2000 के ऊपर पर कैपिटा इनकम है, $3700 के आसपास है, एंड दैट रिप्रेजेंट 56% ऑफ इंडिया जीडीपी और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड, अनदर 8 स्टेट है जहां पर कैपिटा इनकम $2000 के ऊपर ऑलरेडी चला गया है, एंड दैट इज 26% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो 84% इंडिया की जीडीपी ऐसी है कि जहां ऑलरेडी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली। एक तो ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है यूनिकॉर्न की जो फंडिंग हो रही है। 2020 के अंदर टोटल यूनिकॉर्न को एफडीआई मिला था $20 बिलियन, $10 बिलियन, मतलब 75,000 करोड़ रुपया। 2021 में जून तक 75,000 करोड़ आ गया, जुलाई में 75,000 करोड़ आया, और दिसंबर एंड तक आते आते 1.5 से 2.25 लाख करोड़ और आ गया। तो 3 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान में स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए आया है, और वो 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ खर्च होगा? वो भारतीयों पे और भारत की इकोनॉमी पे खर्च होगा। जो सारी दुनिया के देश, खासकर बड़े देश, नोट प्रिंट कर रहे हैं, भारत को करेंसी प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इम्पिटस एक्चुअली एफडीआई से आया। एक तो ये पॉइंट। और आप देखो 2021 के अंदर एफआईआई कंटिन्यूस सेलर रहा है, उसके बाद भी करेंसी एकदम रॉक सॉलिड रही है, क्योंकि एफडीआई का बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। चाइना +1 पॉलिसी जो सारी इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड देख रही है इंडिया की तरफ, कि इंडिया को हमको एक बहुत बड़ा हब बनाना है। पीएलआई जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें हर बहुत 15-16 सेक्टर के अंदर जबरदस्त ग्रोथ के अनुमान है। और बहुत छोटा पॉइंट, हर घर जल योजना 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल दिया था। उस टाइम करीब 15-16% घरों में नलके का पानी था। मोदी जी ने कहा कि हर घर में पानी जाएगा और पर पर्सन 65 लीटर हम पानी देंगे। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है। अगर गांव में वाटर टैंक बना, पानी की लाइनें बिछेगी, तो हर गांव में 10 से 15 नए जॉब लगेंगे। तो 6 लाख गांव में आपको 60 लाख से 90 लाख जॉब नए क्रिएट होंगे। महिलाओं को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा? आज उनको 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे पानी के लिए तरसना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। वाटर बॉर्न डिजीज खत्म हो जाएगी। एक रूरल इकोनॉमी की अलग शेप में जाएगी। मैं खाली एक पॉइंट ये बताया, और इसकी वजह से पीवीसी कंपनियों का, स्टील कंपनियों का, सीमेंट कंपनियों का जो एंड प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में हर घर बिजली पहुंचाई। जब बिजली हर घर पहुंचती है तो सबसे पहले आदमी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस।
तो हमने देखा इलेक्ट्रिक वायर और स्विचेस बनाने वाली कंपनियां ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया 2014 से लेके अभी तक। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन हर घर जल योजना के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी वार्निंग, क्रिप्टो से आप जितना दूर रहें आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ नए साल के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए और बताया कि 2022 में निवेश के लिए कहां पर आपके पास कमाई के मौके बन सकते हैं।